हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग शिक्षा। तो इस वीडियो से हम शुरुआत करने जा रहे हैं जेईबी के पेपर 2 की प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, जिसको हम शॉर्ट में पीपीबी बोलते हैं। इसमें मॉड्यूल ए जो हमारा है जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस, और आज जो हम देखेंगे चैप्टर 1 बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप्स। ये बैंकर का कस्टमर के साथ किस प्रकार से किस किस तरह से रिलेशन बनता है। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि आपको हमारी वीडियोस में कंटेंट जो आपको मिल रहा है, ये कंटेंट जो है हमारा काफ़ी हद तक इंस्पायर है मैकमिलन की बुक से। और मैकमिलन की बुक से इसलिए इंस्पायर है क्योंकि जो आपका सिलेबस है ना, वो आपका सिलेबस काफ़ी हद तक कवर करता है ये बुक। ठीक है, तो हमने कोशिश यही करी है कि आपके जो हमारा कंटेंट रहे वो आपके सिलेबस से रिलेटेड ही रहे। ठीक है, और अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं bankingशिक्षा.com पे, और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा ये क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम हमारे चैप्टर के अंदर आने वाले टॉपिक्स की। तो जो टॉपिक्स हैं वो हमारे ये टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में है। पहला है फंक्शन ऑफ ए बैंकर। तो बैंकर का मतलब है बैंकर जो है वो एज बैंक के लिए किस प्रकार से फंक्शन करता है। फिर बैंक को बोलने के लिए मतलब रिक्वायरमेंट टू बी कॉल्ड ए बैंक। तो बैंक एक कंपनी को अगर आपको बैंक बुलवाना है इंडिया में, तो उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम बैंक बोल सकते हैं, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फिर बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप कितने तरह की होती है। और ये जो है ये सारी बैंकर कस्टमर की रिलेशनशिप के बारे में है। बैंक एज ए ट्रस्टी, बेली बेलर रिलेशनशिप्स, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप्स, लेसर और लेसी क्या होता है, इंडमनीफायर और इंडमनीफाइड ये क्या होता है। फिर नेक्स्ट है डिफरेंट डिपॉजिट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड सर्विस टू कस्टमर एंड इन्वेस्टर्स। तो ये सारे टॉपिक हम एक एक इसमें 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो हम बात करते हैं, पहला जो हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ ए बैंकर। द बेसिक फंक्शन ऑफ ए बैंकर इज टू एक्सेप्ट मनी फ्रॉम द पब्लिक in the form of deposits and then use the money to lending and investments। तो जो बैंक का बेसिक फंक्शन है, जो बैंक का कोर फंक्शन है, वो ये फंक्शन है कि बैंक को डिपॉजिट्स लेने हैं कस्टमर से और उनको लोन पे देना है। मतलब उस पैसे को यूज करना है उनको लोन देने के लिए। तो मतलब बैंक का काम है डिपॉजिट लेना और लेंडिंग देना। ठीक है, ये बैंक का कोर फंक्शन है। Beside these core functions, bankers also provide a variety of other service such as providing locker, keeping articles in the safe custody and collecting bills and checks। तो बैंक जो है कोर फंक्शन के अलावा कुछ और भी सर्विस देता है कस्टमर को, जैसे लॉकर सर्विस, या हम उसकी कुछ सेफ उसके डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसको सेफ में रखने का काम भी हम करते हैं, या फिर उसके बिहाफ पे हम बिल्स या चेक को इनकैश करवाते हैं, कलेक्ट करते हैं। Depending on the nature of the service being provided, different types of relationships are created between the banker and the customer। तो डिपेंड करता है कि वो कस्टमर जो है वो हमसे किस प्रकार की सर्विस ले रहा है, तो उस हिसाब से हमारी बैंक की और कस्टमर की रिलेशनशिप डिसाइड होती है। अब सर्विस जो है यहाँ पे तो जो हमने बताया, उसके बाद जो हम थर्ड पार्टी सर्विस बहुत सारी देते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ये सब जो सर्विस देते हैं, तो उसकी सबकी बात करेंगे हम। अभी तक हमको ये समझना है कि बैंक की जो ना बैंक वेरियस सर्विस देता है कस्टमर को, और कस्टमर किस तरह की सर्विस प्रोवाइड ले रहा है हमसे, उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि कस्टमर और बैंक का बीच में रिलेशनशिप जो है वो किस प्रकार से है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिक्वायरमेंट टू बी कॉल्ड ए बैंक। तो बैंक बोलने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मतलब अगर कोई कंपनी फाइनेंस का काम कर रही है, ठीक है, बोलो सिर्फ लैंड कर रही है, तो क्या उसको बैंक बोलेंगे? तो इसका आंसर है नहीं। या कोई कंपनी सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है पर उसको आगे लोन पे नहीं दे रही, तो क्या उसको बैंक बोलेंगे? तो उसका आंसर है नहीं। तो कहने का ये मतलब है कि बैंक बुलाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, द टर्म बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 5B के तहत
बैंकिंग का मतलब यह है कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना पब्लिक से और उसको इन्वेस्टमेंट या लैंडिंग पर्पज के लिए लोन पर देना। दी डिपॉजिट मस्ट बी रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड कैन बी विड्रॉन बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदर मीन्स। तो जो डिपॉजिट्स कस्टमर के द्वारा बैंक को जमा कराया जाएगा वो रिपेबल होगा, मतलब बैंक उसको वापस करेगा। किस कब वापस करेगा? जब उसकी डिमांड होगी, या फिर अगर उसने कोई टर्म या टाइम डिपॉजिट करा रखा है, टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट करेगा लाइक एफडी आरडी, तो उसकी मेच्योरिटी के अराउंड के हिसाब से हम उसको वापिस करेंगे। कहने का ये मतलब है कि जो डिपॉजिट्स बैंक लेगा तो बैंक को उसको रीपे करना होगा कस्टमर की डिमांड पर, लाइक सेविंग बैंक अकाउंट या करंट बैंक अकाउंट, या उसको वापस करना होगा जब कस्टमर मांगेगा। और वो कस्टमर डिमांड कर सकता है चेक के द्वारा भी, ड्राफ्ट के द्वारा, या ब्रांच में आगे पे ऑर्डर भर के भी वो रिटर्न ले सकता है, मतलब अपना पैसा रिपेबल कर सकता है। तो ये जो काम करेगा ना, डिपॉजिट लेना और लोन पर पैसा आगे देना, तो इसको हम बैंक बोलेंगे। Therefore, the essential requirements to be institution to be called बैंक are, और कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी वजह से हम इसको बैंक बोल सकते हैं। जैसे पर्पज ऑफ डिपॉजिट्स, तो डिपॉजिट का पर्पज होना चाहिए। द डिपॉजिट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो बैंक को, जो बैंक कस्टमर से डिपॉजिट ले रहा है, तो उसका मेन पर्पज ये होना चाहिए कि उसको वो पैसा आगे लैंडिंग पे देना है, मतलब लोन बांटना है। कंपनीज दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग आर नॉट एसोसिएटेड, नॉट कंसीडर्ड बैंक, और वो कंपनी जो डिपॉजिट लेती है और उस डिपॉजिट का यूज ट्रेडिंग करने में या मैन्युफैक्चरिंग करने में करती है, तो वो बैंक नहीं कहलाएंगी। ठीक है, तो बैंक उसी संस्था को बोला जाएगा जो पैसा लेती है, कस्टमर से जमा करवाती है और उस पैसे का यूज करती है लोन देने के लिए। अब ऐसा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो मार्केट के अंदर पैसे की लिक्विडिटी है ना, वो बनी रहे। क्योंकि अगर एक कंपनी पैसा लेके अपने पास रख लेगी तो उसमें मार्केट में पैसे की फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। तो सबसे पहला पर्पस तो ये, सबसे पहला तो ये ध्यान रखना है कि बैंक होने के तीन मेन कारण होने, बैंक बोलने के तीन ये कारण है। सबसे पहला पर्पस ऑफ डिपॉजिट जो है उसका वो होना चाहिए। उसके बाद सेकंड है सोर्स ऑफ डिपॉजिट्स, द डिपॉजिट मस्ट बी फ्रॉम द पब्लिक नॉट जस्ट द फ्रॉम इट्स ओन मेंबर। तो जो डिपॉजिट है, जो बैंक डिपॉजिट कलेक्ट करेगा वो पब्लिक से कलेक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि मैम उस बैंक के अंदर मान लो 10 मेंबर हैं उसके बोर्ड में, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके 10 मेंबर से ही पैसा कलेक्ट करेगा, वो सबके लिए ओपन होगा, वो कोई भी आगे उसमें पैसा जमा कराएगा। दिस इज वाई इंस्टीट्यूशन लाइक निधीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज दैट ओनली एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम देयर मेंबर्स आर नॉट कंसिडर्ड बैंक्स अंडर द एक्ट। तो इसी कारण से जो निधीज होती हैं, निधीज मतलब कुछ ऐसी एक देसी लैंग्वेज में बोलते हैं कि कमेटी चलाते हैं लोग, जिसमें क्या है उसके कुछ फिक्स मेंबर होते हैं। मान लो कि 10 मेंबर हैं, तो 10 मेंबर क्या हैं, कुछ अपना एक शेयर पैसा डाल के एक बड़ा फंड क्रिएट करते हैं। जैसे मान लो 10 लोग हैं, तो इसने भी कुछ पैसा दिया, इसने भी कुछ पैसा दिया, इसने भी कुछ पैसा दिया, तो ऐसे करके एक बड़ा फंड बना लेते हैं। और जब इन 10 लोगों में से किसी को भी जरूरत होती है उस फंड की, तो वो उसको लैंड कर देते हैं और बाकी जो 9 लोग बचते हैं वो उस पर इंटरेस्ट कमाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की को बोलते हैं निधि, मतलब इस तरह की संस्था को बोलते हैं निधि। और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कुछ ऐसी ही होती है, मतलब उनका भी यही पर्पज होता है कि वो उनके फिक्स मेंबर होते हैं और उन्हीं के ही वो लोन बांटते रहते हैं मेंबर्स के अंदर। लेकिन उनको हम बैंक नहीं बोल सकते, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि बैंक्स होने के लिए उनको ये सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना होगा, जैसे पर्पज ऑफ डिपॉजिट और सोर्स ऑफ डिपॉजिट। नेक्स्ट जो है फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो बैंक को जब डिपॉजिट एक्सेप्ट करना होगा तो वो एक सिर्फ पैसे की फॉर्म में होना चाहिए, मनी की फॉर्म में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आगे बोले कि यार ये मेरी चैन है, गोल्ड की चैन है, तो आप इसको रख के और पैसा जमा, इतना पैसा जमा कर दो, तो वो नहीं हो सकता कभी भी। तो आपका जो एक्सेप्टेंस होगा वो हमेशा पैसे की फॉर्म में होगा। तो ये क्या है, ये जो ये क्वेश्चन ये बात करें ना, तो ये क्वेश्चन क्या पहले आ भी चुका है अपने एग्जाम के अंदर, जिसमें यह पूछा गया था कि बैंक को बैंक कहने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तब उसमें हम ये बता सकते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन थे, जैसे पर्पस ऑफ डिपॉजिट, सोर्स ऑफ डिपॉजिट, फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, और एक चौथा क्वेश्चन भी एक्स बजट दे रखा था, तो आपको जो करेक्ट नहीं था उसको सेलेक्ट करना था। ठीक है, तो वो तो मतलब क्या है कि आपको ध्यान होना चाहिए कि बैंक को ये 3 रिक्वायरमेंट जो है पूरी करनी है, पर्पस ऑफ डिपॉजिट, सोर्स ऑफ डिपॉजिट और फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। पर्पस ऑफ डिपॉजिट की मतलब पैसा लेना, कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और उसको लोन पर बांटना, ये पर्पस होना चाहिए। सोर्स ऑफ डिपॉजिट की
आपको पूरी पब्लिक से पैसा लेना है, ना कि आपके सिर्फ मेंबर से पैसा लेना है। और फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, तो फॉर्म का मतलब यह है कि आपको सिर्फ पैसा जो है वो मनी के फॉर्म में ही लेना है, मतलब डिपॉजिट जो है मनी के फॉर्म में एक्सेप्ट करना है, बाकी किसी और फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है। ए बैंकिंग कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 5C ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एज मेनी कंपनी दैट ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। Section 7 of the Banking Regulation Act prohibits any individuals from non-banking companies from using the word bank, banker or banking in their name. बैंकिंग एज ए कंपनी जो है वो सेक्शन 5C के अंदर डिफाइन करी गई है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर। अब आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि बैंकिंग कंपनी को कहाँ डिफाइन किया गया, तो आपको ये सिलेक्ट करना है कि सेक्शन 5C के अंदर सिलेक्ट डिफाइन किया गया है। और सेक्शन 7 के अंदर ये बताया गया है कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई फर्म या कोई नॉन बैंकिंग कंपनी जो है अपने नाम के अंदर बैंक, बैंकर या बैंकिंग इस तरह के शब्द जो है यूज नहीं कर सकती। मतलब कोई भी अगर आप फर्म खोल रहे हो तो उसका नाम आप बैंक नहीं रख सकते या बैंकिंग नहीं रख सकते। और ये कहां पे मना किया गया है? सेक्शन 7 अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये बस ये बताया गया है पॉइंट नीचे कि क्या क्या चेंज कौन बैंक कंपनी नहीं हो सकती, तो वही बात करी है। जैसे मनी लेंडर्स आर नॉट बैंकर्स, तो द डेफिनेशन ऑफ बैंकर डज नॉट इंक्लूड्स मनी लेंडर्स, महाजन्स एंड शाहूकार्स। द की डिफरेंस as held in court case is that the money lenders are lend their own money while the bankers lends their money of their customer and depositors। तो जो मनी लेंडर्स हैं जैसे कोई महाजन साहूकार ये लोग जो होते हैं, तो ये इन लोगों को बैंकर नहीं मान सकते आप, क्योंकि ये खुद का पैसा लोन पर देते हैं और बैंक जो है वो कस्टमर से पैसा लेकर लोन पर देता है। ठीक है। और बाकी वो जो पॉइंट्स हमने बात करी थी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, तो पैसा बैंक वही हो सकता है जो मनी से पब्लिक से पैसा लेगा। एक्सेप्टेंस फॉर पर्पस ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स, और उनका पर्पस ये होना चाहिए कि वो पैसे का यूज लैंडिंग करने में या इन्वेस्टमेंट्स में यूज करेंगे। नेक्स्ट, डिपॉजिट्स रीपेबल टू डिपॉजिटर ऑन डिमांड और अदरवाइज, और जो कस्टमर जो पैसा जमा करेगा वो रीपेबल होगा जब कस्टमर उसको डिमांड करेगा या फिर उसकी मैच्योरिटी पर उनको वापस किया जाएगा। डिपेंड करता है उसने किस प्रकार का डिपॉजिट दे रखा है। और डिपॉजिट में भी विड्रॉवल, और जो डिपॉजिट है वो कस्टमर के द्वारा विड्रॉ कर सकते हैं। और ये सारी जो सुविधाएं देगा उस कंपनी को हम बैंक कहेंगे। अब बैंक जो है वो क्या क्या फंक्शंस करता है? अंडर सेक्शन 6 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1904 बैंक्स आर आल्सो ऑथराइज्ड टू कैरी आउट अदर ट्रांजैक्शंस। तो बैंक को कोर बिजनेस के अलावा जो पावर मिली है अंडर सेक्शन 6 के अंदर मिली है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत, जो अदर ट्रांजेक्शन बैंक कर सकता है, वो ट्रांजेक्शन क्या क्या है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, तो बैंक जो है बिल डिस्काउंट कर सकता है। अब बिल डिस्काउंट आपको शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। बिल डिस्काउंट क्या होता है ना, मानो ए और बी कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ए सामान बेच रहा है बी को, और ए जब सामान बेचता है तो ए देता है बी को क्या? इनवॉइस। अब बी, इनके अंदर ये टर्म एक इस टर्म पे इन्होंने सामान दिया, क्रेडिट पे सामान दिया, मतलब उधार दिया सामान, उसमें ये टर्म थी कि मैं 60 दिन तक आपको पैसा नहीं दूंगा। ठीक है। अब ए क्या है? ए मैन्युफैक्चरर है। अब ए को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। अब ए को रॉ मटेरियल मंगाने के लिए, लेकिन बी को पैसा 60 दिन बाद मिलेगा, बी से पैसा ए को 60 दिन बाद मिलेगा, लेकिन ए को तो अभी सामान रॉ मटेरियल मंगाने के लिए पैसा चाहिए। तब ए क्या करेगा? ये जो इनवॉइस बनाया था इसने बी के लिए, ये इनवॉइस लेके जाएगा बैंक के पास, ये इनवॉइस लेके जाएगा ए बैंक के पास, और बैंक को बोलेगा कि आप इस बिल को डिस्काउंट कर दो, मतलब आप इस बिल को जो पैसा है, मान लो वो बिल था 10,000 रुपए का, तो आप ये 10,000 रुपये मुझे दे दो, और जब बी 60 दिन बाद पैसा देगा तो आप बी से कलेक्ट कर लेना। ठीक है। अब बैंक इसमें क्या करेगा? बैंक ऐसा बोलेगा कि देखो, अगर आपको मुझसे इमीडिएट पैसा चाहिए तो मैं आपको 1,000 तो नहीं दे सकता, 10,000 तो नहीं दे सकता, ऐसे करता हूं मैं आपको 9800 दे देता हूं। ठीक है। तो बैंक ए को दे देगा 9800 और बी से बैंक प्राप्त कर लेगा 10,000 60 दिनों बाद। तो जो बीच में बैंक को 200 रुपये मिला, तो ये 200 रुपये जो होगा बैंक का कमीशन होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से बैंक बिल डिस्काउंट करता है, तो इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंट। तो बैंक क्या फंक्शन करता है? सबसे पहला था बिल डिस्काउंट। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ चेक एंड बिल्स, तो बैंक जो है बिल और चेक जो है कलेक्शन करता है। रेमिटेंस सर्विस करता है, जैसे रेमिटेंस जैसे मनी को ट्रांसफर करना, जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस, ये जो सर्विस बैंक देता है, तो ये इसको बोलते हैं रेमिटेंस सर्विस। फिर
सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स, तो बैंक जो है कस्टमर के आर्टिकल्स जो हैं, मान लो कोई कस्टमर के कीमती आर्टिकल्स हैं तो बैंक को जमा करवाता है, तो ये सर्विस भी बैंक देता है। फिर हायरिंग आउट सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, और बैंक जो है लॉकर सुविधा भी कस्टमर को प्रोवाइड कराता है। कंडक्टिंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, तो बैंक कस्टमर के लिए फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन करता है। कंडक्टिंग गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन, अगर गवर्नमेंट चाहे तो बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करती है। एंड इशू लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी। देखो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, मानो कि एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है, ठीक है। ए जो है इंडिया में रहता है और बी जो है वो बाहर कनाडा में रहता है, और ए इंपोर्टर है बी से, मतलब कनाडा से ए कुछ सामान मंगाता है, मानते हैं कि मशीनरी मंगाता है, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन मंगा रहा है। अब जो बी है वो इस बात से उसको डर लग रहा है कि भाई ए, मैं मशीन तो भेज दूंगा पर ए क्या मुझे पैसा भेजेगा, ठीक है। तो वो अपना बिजनेस जो है वो करने में थोड़ा घबरा रहा है कि वो ए को पैसा दे पाएगा कि नहीं। तो इस कंडीशन में जो इंपोर्टर है जो इंडिया में रहता है वो जाएगा बैंक के पास और बैंक को बोलेगा कि आप लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करो, और जिससे क्या है कि बी को वो लेटर ऑफ क्रेडिट दिखाकर बी से वो मशीन ले पाएगा, और जब बी उस सामान की डिलीवरी कंप्लीट कर देगा, मशीन मतलब ए को मिल जाएगी, तब बैंक जो है वो बी को उसका जो पैसा है वो दे देगा। तो ये जो है लेटर ऑफ क्रेडिट ऐसे इस तरह से काम करता है। और बैंक गारंटी क्या होता है, बैंक गारंटी मान लो कि बैंक गारंटी एक तरह से क्या गारंटी है थर्ड पार्टी को कि आप एक काम पूरा करो और उसको आपको पैसा मिल जाएगा। जैसे मानो कि एक गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट ने कोई टेंडर दिया, ठीक है, और कोई कॉन्ट्रैक्टर ने उस टेंडर को एक्सेप्ट किया। मानो वो टेंडर था ब्रिज बनाने का, ठीक है, ब्रिज बनाना है और ब्रिज बनाने का टेंडर था। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ना पहले ही उस ब्रिज की एनालाइज करके रखती है सब चीज कि वो कितने का बनेगा, अब उसमें कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, मतलब हर चीज कि उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी, ठीक है, और कितने साल तक वो खड़ा रहेगा, मतलब ये हर चीज गवर्नमेंट ने एनालाइज कर रखी है। अब कॉन्ट्रैक्टर ने वो ब्रिज बनाया, अब मानो कि वो ब्रिज मान लो कि हमने ये मान के चला था ब्रिज 50 साल तक खड़ा रहेगा, लेकिन वो दो साल तक ही वो खड़ा नहीं रह पाया, मतलब टूट गया या गिर गया, कुछ भी हो गया, तो जो गवर्नमेंट है वो उस बैंक गारंटी से अपना कंपनसेट कर लेगी अपना अमाउंट। और ये बैंक गारंटी जो है, ये बैंक गारंटी जो गवर्नमेंट को इशू करेगा ये बैंक द्वारा करी जाएगी। अब इसमें क्या होगा कि कस्टमर जो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बैंक के पास जाएगा और उससे बैंक गारंटी इशू करवाएगा गवर्नमेंट के बिहाफ पे, मतलब गवर्नमेंट के लिए, और ये बैंक गारंटी कॉन्ट्रैक्टर जाके दे देगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फ्यूचर में अगर कोई भी लाइबिलिटी आई उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तब वहां से अपने आप को कंपनसेट कर लेगी, मतलब बैंक से वो पैसा क्लेम कर लेगी। तो इस प्रकार से बैंक जो है बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है। और ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट का जो पूरा चैप्टर है ये मॉड्यूल बी में आपको दिया गया है, तो आप इसके बारे में पूरा डीप में पढ़ेंगे वहां पे। तो अभी तक हमने ये समझ रहे हैं कि बैंक जो है वो कोर बिजनेस के अलावा भी क्या क्या बिजनेस करता है, जो कि सेक्शन 6 में लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 6 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। इस सब के अलावा भी जो मॉडर्न बैंक्स हैं वो एक और भी सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस देते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस ये होती है जैसे कोई बैंक मार्केट के अंदर जैसे कोई कंपनी मार्केट के अंदर अपने शेयर जो इशू कराना चाहती है, तो एक तरह से आईपीओ की सुविधा देना, अंडरराइटिंग की सुविधा देना, तो ये जो सुविधा है ये वेल्थ मैनेजमेंट का पार्ट है। फिर बैंक जो है प्रोजेक्ट अप्रेजल करते हैं, अगर कोई बड़ा मेजर प्रोजेक्ट आता है लोन मांगने बैंक के पास, तो बैंक उसका लोन को अप्रूव करने से पहले उसका पूरा प्रोजेक्ट को अप्रेजल करती है। अभी अप्रेजल बहुत तरह की होती है, टेक्निकल अप्रेजल, फंडामेंटल अप्रेजल, ठीक है, हम उसमें नहीं जाएंगे, फाइनेंस अप्रेजल हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन आप ये समझ लो कि बैंक जो है वो पूरा प्रोजेक्ट को अप्रेजल करता है, उसमें जानता है कि उस प्रोजेक्ट से क्या प्रॉफिट हो सकता है, किस प्रकार से प्रोजेक्ट काम कर रहा है। नेक्स्ट है सेल ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स लाइक म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस, और जो आज के मॉडर्न बैंक है वो म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस भी सेल कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव और ट्रस्टी सर्विस बैंक देता है। एग्जीक्यूटिव सर्विस क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, कोई वृद्ध व्यक्ति है, ओल्ड मैन है, अब वो अगर अपनी वसीयत लिख के जाता है, विल लिख के जाता है, अब उसकी विल लिखने के बाद अगर वो बैंक के पास वो मानो 100 करोड़ रुपया रखता है, अब वो बोलता है कि मेरे मर जाने के बाद ये 100 करोड़ रुपया 50 करोड़ मेरे एक बच्चे को और 50 दूसरे को दे देना। तो इस जगह पे बैंक जब तक वो व्यक्ति जिंदा तब तक तो सही है, लेकिन जैसे ही वो मर जाएगा तो बैंक उसकी विल के आधार पर उसके जो अकाउंट जो डिवाइड करेगा पैसा, तो वो एग्जीक्यूटर का एक सर्विस दे रहा है बैंक उसको, तो ये है एग्जीक्यूटर सर्विस। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेस, तो बैंक जो है गवर्नमेंट टैक्सेस एक्सेप्ट करता है। डीमेट सर्विस देता है,
बैंक जो है शेयर की ट्रेडिंग के लिए अकाउंट खुलवाता है, ठीक है, तो ये भी बैंक सर्विस देना, और सिक्योरिटी ट्रेडिंग भी बैंक करवाता है। सिक्योरिटी ट्रेडिंग जैसे बॉन्ड्स, डिबेंचर, ये सब, तो ये ट्रेडिंग भी बैंक करता है। तो ये सब सुविधाएं जो बैंक कस्टमर को प्रोवाइड करवा रहा है अपने कोर बिजनेस के अलावा, जैसे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, कलेक्शन ऑफ चेक्स, रेमिटेंस सर्विस, सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स, लॉकर सर्विस, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन करना, गवर्नमेंट की ट्रांजेक्शन करना, फिर लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी इशू करना। उसके बाद कुछ जो मॉडर्न बैंक जो आजकल सर्विस दे रहे हैं, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस, प्रोजेक्ट अप्रेजल, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स लाइक म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस सेल करना, एग्जीक्यूटिव और ट्रस्टी की सर्विस देना, गवर्नमेंट टैक्सेस पे करना, डीमेट अकाउंट सर्विस और सिक्योरिटी ट्रेडिंग। देखो मैं आपको इतना डीप में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको जितना ज्यादा पता होगा ना इस बारे में, उतना ये समझ पाओगे कि कस्टमर और बैंक का रिलेशन क्या होता है। क्योंकि जितनी भी सर्विस है इन सबके लिए कस्टमर और बैंक का रिलेशनशिप अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि एक कस्टमर है जो जिसने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा रखा है, ठीक है, अब अपने सेविंग बैंक अकाउंट में रख रखा है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक कस्टमर जिसने बैंक में पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराया गया है, तब यहां पर बैंक और कस्टमर के बीच में किस प्रकार का रिलेशनशिप है, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तब आपको वहां से क्वेश्चन दिएगा डेप्टर है, क्रेडिटर है, या बेलर वेली है, लेसर लेसी है, तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। तब आपको बताना होगा कि अब इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो मतलब ये है कि रिलेशनशिप पूछी जाती है, और जब तक आपको पूरे प्रोडक्ट्स पता नहीं होंगे तब आप कैसे बता पाओगे, ठीक है। तो बैंक यहाँ पे डेटर हो जाएगा और जो कस्टमर है वो क्रेडिटर हो जाएगा। तो मतलब बैंक देनदार और कस्टमर लेनदार, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप्स। अब बैंक और कस्टमर के बीच में उनकी सर्विस जो वो बैंक से ले रहे हैं उसके आधार पर बहुत अलग अलग तरीके से हो सकती है, जो कि आपके नीचे मैंने बता रखी है कि क्रेडिटर डेटर की, ट्रस्टी बेनिफिशियरी की, बेली बेलर, एजेंट प्रिंसिपल, लेजर लेजी और एडम्टिफायर और एडम्निफाइड, ठीक है। अब इनके बारे में हम नीचे एक एक करके पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। द रिलेशनशिप बिटवीन ए बैंकर और ए कस्टमर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बैंकर। तो यही बताया गया कि जो सर्विस जो हमसे ले रहा है, तो उस सर्विस के आधार पर हम बता पाएंगे कि हमारी कस्टमर के साथ किस प्रकार की रिलेशनशिप है। हु इज कस्टमर? कस्टमर कौन होगा? द टर्म कस्टमर इज नॉट डिफाइंड बाय लॉ। ऑर्डिनरली ए पर्सन हु हैज एन अकाउंट इन ए बैंक इज कंसिडर्ड ए कस्टमर। तो वैसे तो ये माना जाता है कि किसी का अगर हमारे पास बैंक के अंदर अकाउंट है तो वो कस्टमर है। इन द पास्ट सम लीगल व्यूज emphasize that a person must have the habit to dealing with the bank for a certain duration is called customer। तो पहले तो ये भी माना जाता था कि अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बैंक के साथ डीलिंग कर रहा है, उसकी हैबिट जो है बैंक के साथ कोई भी तरह से डील करने की है, तो वो बैंक का कस्टमर माना जाता था। However, हालांकि द ड्यूरेशन इज नाउ डिस्कार्डेड, लेकिन जो ये ड्यूरेशन थ्योरी थी, मतलब कि लंबे समय से बैंक के साथ डील कर रहा है, तो उसको डिस्कार्ड कर दिया, मतलब उसको अब नकार दिया गया है। द मॉडर्न व्यू इज दैट ए पर्सन बिकम ए कस्टमर as soon as the bank accept their money for the purpose of opening an account. Even a single transaction can make the person a customer। अब ये माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बैंक के अंदर पैसा जमा करवा रहा है खाता खुलवाने के लिए, तब उसको कस्टमर माना जाएगा, भले उसने एक ही ट्रांजेक्शन क्यों ना करी हो। फॉर द पर्पज ऑफ नो योर कस्टमर केवाईसी रिक्वायरमेंट्स, एक कस्टमर इज डिफाइंड एज। अब केवाईसी रिक्वायरमेंट के अंदर कस्टमर को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, तो ये पॉइंट भी चारों आपके लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार कस्टमर की डेफिनेशन कस्टमर के अंदर पूछ लेते हैं कि कस्टमर कौन हो सकता है हमारा, ठीक है। मैं जो आपको ये इंपॉर्टेंट बताया ना, आप प्लीज उसको एक बार नोट कहीं पे कर लो, क्योंकि या नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, कुछ भी आप कर सकते हो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिक्स है कि जीआईबी एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि कस्टमर कौन है केवाईसी रिक्वायरमेंट के आधार पर। ए पर्सन और एंटिटी दैट मेंटेन्स एन अकाउंट और हैज ए बिजनेस रिलेशनशिप विद द बैंक। एक व्यक्ति या कोई एंटिटी, और एंटिटी कोई कंपनी हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई ट्रस्ट हो सकता है, कोई भी एंटिटी, वो अपना अकाउंट मेंटेन करती है बैंक के साथ, तो उसको हम कस्टमर मानेंगे। द पर्सन ऑन हुज बिहाफ एन अकाउंट इज मेंटेन्ड। अगर कोई कंपनी है, मान के चलो कि कोई कंपनी है और उस कंपनी का कोई ओनर है, ठीक है, अब कोई बैंक के अंदर आके उस कंपनी का अकाउंट खुलवा लेता है, ठीक है, तो
उस कंपनी के क्योंकि कंपनी तो कुछ मतलब कंपनी तो कुछ खुद से तो कोई साइन कर नहीं सकती, कंपनी के बिहाफ पे तो कोई साइन करेगा ना। तो वो जो ओनर है या उसका डायरेक्टर जो हम बोल रहे हैं, तो वो जो डायरेक्टर है उसी को ही हम कस्टमर मान के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पूरे करेंगे, उसी को बेनिफिशियली ओनर मानेंगे, बेनिफिशियल ओनर मानेंगे और उसी के हम केवाईसी लेंगे। तो पहले पॉइंट में तो ये था कि कोई पर्सन आके अगर कोई खुद से अकाउंट मेंटेन करता है तो वो हमारा कस्टमर है, और अगर कोई बेनिफिशियली ओनर है कोई कंपनी का, तो उसको हम कस्टमर ट्रीट करेंगे, ना कि उस कंपनी को, क्योंकि कंपनी का खुद का तो कुछ है नहीं, तो कंपनी तो साइन नहीं करेगी ना। तो उस केस में जो केवाईसी रिक्वायरमेंट के लिए हम डॉक्यूमेंट्स लेंगे वो उस कंपनी के डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी के भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिशियर्स ऑफ ट्रांजेक्शंस कंडक्टेड बाय प्रोफेशनल्स इंटरमीडियरीज लाइक स्टॉक ब्रोकर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब ये क्या मतलब है इसका, जैसे कोई स्टॉक ब्रोकर है, जो कोई स्टॉक ब्रोकर है जो कि वेरियस क्लाइंट्स के पैसा लेता है और उसको फिर मार्केट में ट्रेड करता है। अब जब स्टॉक ब्रोकर क्लाइंट से पैसा लेके आता है तो वो हमारे बैंक के अंदर जमा करवा देता है, ठीक है। तब इस केस में क्या है ना कि हम उस स्टॉक ब्रोकर को हमारा कस्टमर नहीं मानेंगे, हम इन क्लाइंट्स को हमारा कस्टमर मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पैसा जो है वो क्लाइंट्स का है। तो इस केस में जो हमारे कस्टमर होंगे वो हमारे क्लाइंट्स होंगे। नेक्स्ट है एनी पर्सन और एंटिटी कनेक्टेड विद द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दैट कैन पोज ए सिग्निफिकेंट रिस्क टू द बैंक, फॉर एग्जांपल ए पर्सन मेकिंग ए हाई वैल्यू वायर ट्रांसफर। अब और ऐसा कोई व्यक्ति, मानो कोई व्यक्ति बैंक के अंदर आता है और बैंक के अंदर आकर वो बोलता है कि मुझे 20 लाख रुपए की आरटीजीएस करनी है, ठीक है, और 20 लाख रुपए की आरटीजीएस वो करवा के गया। अब इस केस में क्या होगा कि अगर वो व्यक्ति हमारे बैंक के अंदर अकाउंट नहीं रखता, लेकिन जब वो हाई ट्रांजेक्शन वैल्यू ट्रांजेक्शन करा के जा रहा है, तब उस केस में हम उसको एज ए कस्टमर ट्रीट करेंगे, ठीक है। और केवाईसी मतलब ट्रीट करने का मतलब यह है कि हम उसके केवाईसी देखेंगे, मतलब उसकी हम आइडेंटिटी चेक कर सकते हैं। तो ये जो 4 केस हैं, इन केवाईसी के आधार पर आपसे जरूर पूछता है कि केवाईसी के आधार पर कस्टमर कौन होता है। तो पहला पॉइंट कि वह व्यक्ति जो डायरेक्ट हमारे अकाउंट के अंदर बैंक के अंदर अकाउंट मेंटेन करता है, चाहे वो पर्सन है चाहे वो एंटिटी है। दूसरा पॉइंट कि जब कोई कंपनी के केस की बात करें तो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी के बिहाफ पे अकाउंट आपका चला रहा है, तो किसके बिहाफ में चला रहा है वो देखा जाएगा। मतलब तो अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट का ओनर कौन है, ठीक है, तो उसको बेनिफिशियरी ओनर मान के उसके केवाईसी लिया जाएगा। नेक्स्ट है कि बेनिफिशियरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस दैट कंडक्टेड बाय प्रोफेशनल इंटरमीडियरीज। अब जैसे स्टॉक ब्रोकर है वो एक तरह से इंटरमीडियरी का काम करता है, क्योंकि पैसा लेता है क्लाइंट से और उसको मार्केट में ट्रेड करता है, ठीक है। तो जब स्टॉक ब्रोकर पैसा क्लाइंट का पैसा हमारे बैंक में रखेगा, तब उसके जो क्लाइंट्स होंगे उसको हम कस्टमर ट्रीट करेंगे। और अगर कोई वॉकिंग कस्टमर आकर हमसे कोई भी सर्विस ले रहा है तो हम उस वॉकिंग कस्टमर को भी हमारा कस्टमर मानेंगे, भले वो हमारे बैंक में अकाउंट मेंटेन नहीं करता। और वो सर्विस यूजुअली क्या मतलब कि हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन अगर करते हैं तब उसी को हम माना जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा कस्टमर कौन होता है। ए कस्टमर ऑफ द बैंक नीड नॉट टू बी नेचुरल पर्सन, ए फर्म और ए जॉइंट कंपनी, ए सोसाइटी और एनी अदर लीगल एंटिटी कैन ऑल्सो बी ए कस्टमर। तो कोई कस्टमर होने के लिए कोई उसको नेचुरल पर्सन होना, मतलब कोई इंसान होना जरूरी नहीं है। वो कोई फर्म हो सकती है, स्टॉक कंपनी हो सकती है, कोई सोसाइटी क्रिएट करेगी वो हो सकती है, कोई ट्रस्ट हो सकता है, लीगल एंटिटी कोई भी हो, तो वो बैंक सबको एक कस्टमर के रूप में देखता है। अब नेक्स्ट है हमारा डेटर क्रेडिटर। अब हम ये देखेंगे कि बैंक का अपने कस्टमर के साथ किस प्रकार से कब रिलेशन रहता है, मतलब कौन सी सर्विस अगर कस्टमर हमसे ले रहा है तो उसके साथ हमारा रिश्ता भी जो है, जो हमारा रिलेशन है वो भी चेंज होता रहता है। When a customer deposits money with their bank, the relationship is that of debtor and creditor। तो जब कस्टमर हमारे बैंक के अंदर पैसा जमा कराता है तब हमारा रिश्ता जो है वो डेटर और क्रेडिटर का हो जाता है, जो कि हमने ऊपर एग्जांपल में भी बात करी थी। द बैंक बिकम डेटर, क्योंकि बैंक जो है देनदार हो जाएगा, और द कस्टमर बिकम क्रेडिटर, क्योंकि कस्टमर ने है लेनदार। या लेंडर बरोबर इसलिए लिखा है कि कस्टमर ने पैसा दे दिया बैंक को, तो कस्टमर होगा लेंडर और बैंक होगा बरोबर, ठीक है। लेकिन हम ध्यान रखेंगे क्रेडिटर और डेटर, क्योंकि बैंक जो होगा लेनदार होगा और जो कस्टमर जो होगा लेनदार होगा क्योंकि उसने पैसा बैंक में जमा करा दिया, और जो बैंक है वो देनदार होगा क्योंकि उसने पैसा कस्टमर से लिया है। द मेन फीचर ऑफ द रिलेशनशिप, और इस रिलेशनशिप का मेन फीचर क्या है,
द बैंक इज फ्री टू यूज द डिपॉजिटेड मनी इन एनी वे इट फाइंड बेनिफिशियल। तो बैंक जो है उस कस्टमर के जमा करे पैसे को कहीं भी यूज कर सकता है जहां उसको ज्यादा बेनिफिशियल लगेगा। द कस्टमर मस्ट मेक द डिमांड फॉर पेमेंट्स, द बैंक इज नॉट रिक्वायर्ड टू रीपे द मनी वॉलेंटरली। तो कस्टमर को जब पैसा चाहिए तब वो डिमांड कर सकता है, लेकिन बैंक कभी भी खुद से कस्टमर को पैसा वापस नहीं कर सकता। द डिमांड मस्ट बी मेड इन स्पेसिफाइड मैनर लाइक चेक, विड्रॉल फॉर्म ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। तो जो कस्टमर है वो जो पैसा उसने बैंक को जमा करा है तो उसको एक स्पेसिफाइड मैनर के अंदर ही वापस डिमांड कर सकता है। लाइक वो चेक भर सकता है, विड्रॉल फॉर्म भर सकता है। तो ये तो हो गया बैंक के अंदर आके जो सर्विस ले सकता है। बाकी वो एटीएम से भी पैसा विड्रॉ कर सकता है। आजकल तो डिजिटल चैनल से हो गए। तो कस्टमर को है जब पैसा वापस चाहिए तो डिमांड करने का तरीका ये है कि वो एक स्पेसिफाइड मैनर के थ्रू चलेगा, चेक या विड्रॉ करके पैसा डिमांड करेगा। नेक्स्ट है द कस्टमर डज नॉट हैव एनी सिक्योरिटी फ्रॉम द बैंक फॉर द डिपॉजिट। और बैंक जो है वो कस्टमर को उसके डिपॉजिट पर किसी भी प्रकार का कोई सिक्योरिटी नहीं देगा। और बैंक को एक सिक्योरिटी जरूर मिलती है, सॉरी कस्टमर को सिक्योरिटी जरूर मिलती है जो कि है 5 लाख रुपया इंश्योर्ड बाय DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये सब्सिडरी है RBI की। तो DICGC क्या करता है कि हर बैंक के लिए हर कस्टमर को प्रति अकाउंट 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस देता है, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो अगर कोई बैंक डूब जाता है तो उस कस्टमर को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 लाख तक का इंश्योरेंस जो है DICGC ने आपको ऑटोमेटिकली ही दे रखा है। ठीक है, तो ये फीचर्स हैं जब रिलेशनशिप होती है, कस्टमर जो है पैसा जमा कराता है बैंक में। ठीक है, तब ये फीचर्स रहते हैं। अब है क्रेडिटर डेटर की, जब बैंक इज ए क्रेडिटर और कस्टमर इज ए डेटर। ये तब होता है जब बैंक जो है कस्टमर को लोन देता है। व्हेन द बैंक लैंड्स मनी टू द कस्टमर द रिलेशनशिप इज रिवर्स्ड। तब रिलेशनशिप जो है एकदम रिवर्स हो जाती है। द बैंक बिकम क्रेडिटर, बैंक जो है वो लेनदार हो गया। द कस्टमर बिकम ए डेब्टर, कस्टमर जो है देनदार हो गया। तो इसमें कस्टमर बोरोवर हो जाएगा और बैंक जो है लेंडर हो जाएगा। इन दिस केस द बोरोवर एग्जीक्यूट लोन डॉक्यूमेंट्स एंड ऑफर सिक्योरिटीज टू द बैंक बिफोर यूजिंग द क्रेडिट फैसिलिटी। और इस केस में क्या होगा कि कस्टमर को अक्सर है कि कुछ सिक्योरिटी बैंक को देनी पड़ती है, लाइक मॉर्गेज रखना पड़ता है। जैसे घर होम लोन लेना तो मॉर्गेज हो गया, ये कार लोन है तो कार को हाइपोथिकेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्रेडिटर और डेटर का रिलेशनशिप रहता है बैंक और कस्टमर के बीच में। तो यहां पे हमने क्रेडिटर डेटर को देख लिया। तो हमने अभी एक रिलेशनशिप जो है कस्टमर और बैंक का वो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट जो है ट्रस्टी और बेनिफिशियरी, और इसी प्रकार हम आगे बेलर बेली, एजेंट्स, प्रिंसिपल, लेजर लेजी और आइडेंटिफायर और आइडेंटिफाइड देखेंगे। तो अब देखते हैं ट्रस्ट और बेनिफिशियरी का रिलेशन कैसे होता है बैंक के अंदर, बैंक और कस्टमर के बीच। बैंक एज ए ट्रस्टी। अब सपोज करो कोई मिस्टर शर्मा है जिसकी एक डॉटर है। अब मिस्टर शर्मा जाते हैं बैंक के पास और बैंक को बोलते हैं कि आप मेरे से 10 लाख रुपए ले लो अभी, और इस 10 लाख का यूज आप तब करना जब मेरी बेटी की हायर स्टडीज का खर्चा आ जाएगा। अब मिस्टर शर्मा ने यहां पे क्या किया कि बैंक को एक पर्पस दे दिया कि बैंक उस पर्पस के लिए काम करेगा, जब उसकी बेटी की हाई स्टडी का खर्चा आएगा तब बैंक इस 10 लाख को यूज करेगा। और इस जगह पे बैंक क्या होगा, क्योंकि मिस्टर शर्मा ने बैंक पे ट्रस्ट किया और बैंक को 10 लाख रुपए दिया, और बैंक उस 10 लाख का क्या होगा, केयर टेकर। ठीक है, केयर टेकर हुआ। अब बैंक इस केस में हुआ, जो केयर टेकर हुआ ना, जैसे बैंक है तो बैंक वहां पर हुआ ट्रस्टी। ठीक है, और जो मिस्टर शर्मा की डॉटर होगी वो होगी बेनिफिशियरी। तो ये ही पूरा ट्रस्ट का है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, एक एग्जांपल इस प्रकार से दिया होगा और उसमें पूछा जाएगा कि बैंक ने यहां पर क्या भूमिका निभाई, तब आपको वहां बताना होगा बैंक ने यहां पर ट्रस्टी का काम किया। तो इसमें क्या रिलेशनशिप था, तो यहां पे बता सकते हैं कि बैंक जो था ट्रस्टी था। अब इसी एग्जाम डेफिनेशन देख लेते हैं। ए ट्रस्टी इज ए पर्सन और फर्म दैट होल्ड एंड एडमिनिस्ट्रेट एसेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ थर्ड पार्टी द बेनिफिशियरी। This relationship is created when a customer deposit a certain amount of money or valuable with the bank for a specific purpose. The bank then holds these assets in trust for the customer.
तो ट्रस्टी उसको बोला जाता है जो कोई पर्सन के लिए या किसी फर्म के लिए उसका कुछ एसेट्स को एडमिनिस्ट्रेशन करता है या होल्ड करता है। जैसे अब अपने केस में क्या था कि बैंक ने मिस्टर शर्मा के 10 लाख रुपए होल्ड कर रखे थे, क्योंकि बैंक वहां पे केयर टेकर बन के काम कर रहा था। तो बैंक जो है वहां पर ट्रस्टी की भूमिका निभा रहा है, और ये इसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम कर रहा था, क्योंकि बैंक यहाँ पे स्पेसिफिक पर्पस क्या था कि हायर स्टडीज की खर्चा जो है वो डॉटर का उठाना है। तो ठीक है, तो ये हमारा हायर स्टडीज का खर्चा था। तो इस प्रकार जो बैंक है ट्रस्टी की भूमिका निभाता है। अब इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इफ ए कस्टमर गिव ए बैंक मनी विद ए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू परचेज शेयर ऑफ ए कंपनी, द बैंक एक्ट एज ए ट्रस्टी। अब कोई व्यक्ति, अगर कोई कस्टमर बैंक के पास आकर बैंक को पैसा देता है कि आप मेरे बिहाफ पे किसी कंपनी के शेयर्स जो है परचेज कर लो, ठीक है। अब उस व्यक्ति ने बैंक पर ट्रस्ट किया, ठीक है, तो बैंक क्या इस केस में हो गया ट्रस्टी। इफ द बैंक फेल्ड बिफोर कंप्लीटिंग द परचेज, द अनस्पेंट मनी मस्ट बी रिफंडेड टू द कस्टमर एज ए प्रेफरेंशियल डेब्ट बिकॉज इट इज हेल्ड इन ट्रस्ट। तो अगर बैंक उसको खरीदने में असमर्थ रहा तो बैंक उसको पैसा वापस कर देगा। पर ये जो पैसा जो देते हैं ना, ये अगर ये ट्रस्ट करके जो पैसा देते हैं तो बैंक इसको अपने ओन पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता। मतलब क्या है कि जैसे हमने ऊपर बात करी कि बैंक, अगर कोई कस्टमर अपने सेविंग बैंक अकाउंट में या करंट बैंक अकाउंट में या एफडी आरडी किसी के अंदर भी पैसा रखता है तो बैंक जो है उसको अपने आगे लैंड करने के लिए यूज कर सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि बैंक अगर ट्रस्टी का काम कर रहा है तो बैंक उस पैसे को एक ट्रस्ट में रखता है, और उस ट्रस्ट का जो है एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। तो बैंक उस पैसे को कभी भी आगे लैंड नहीं करता, ठीक है। बस इतना ही फर्क है, क्योंकि बैंक इस केस में क्या है ना, बैंक एक तरह से केयर टेकर है, क्योंकि बैंक उस पैसे को ऑन खुद नहीं करता, तो इसलिए बैंक उसको लोन पे आगे नहीं दे सकता। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेली बेलर रिलेशनशिप्स, बैंक एज ए बेली और कस्टमर एज ए बेलर। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं। अब कस्टमर जो है बैंक के पास जब अपने कुछ वैल्यूएबल्स या कुछ ऐसे वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स जो बैंक को डिपॉजिट करवाता है सेफ्टी के लिए कि बैंक उसको सेफ रखेगा अपने पास, और यहां पर बैंक जो है वो कस्टोडियन का काम करता है। तब इस केस में जो कस्टमर है जिसने सामान जो है बैंक को जमा कराया है फॉर सेफ्टी, तो वो यहां पे हो जाएगा बेलर, और जो बैंक यहां पे बैंक की जो रिलेशनशिप होगी कस्टमर के साथ, तो बैंक यहां पे होगा बेली। बस यही पूरा टॉपिक है। व्हेन ए कस्टमर डिपॉजिट वैल्यूएबल बॉन्ड्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विद द बैंक फॉर सेफ कस्टडी, द रिलेशनशिप इज दैट बेली एंड बेलर। तो अगर कोई कस्टमर बैंक को सेफ कस्टडी के लिए कोई भी अपना वैल्यूएबल जमा करवाता है तो उसमें बैंक और कस्टमर रिलेशनशिप होगा बेली और बेलर का। द बैंक इज ए बेली द वन हु रिसीव द गुड्स और स्पेसिफिक पर्पस। तो बेली उसको बोलते हैं जो सामान जो है रिसीव करता है फॉर स्पेसिफिक पर्पस, एंड द कस्टमर इज ए बेलर द वन हु डिलीवर्स द गुड्स, और कस्टमर जो बेलर होगा जिसने वो सामान जो है डिलीवर किया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, the bank as a bailey become the custodian of the customer articles is liable of any loss caused by the bailor due to negligence। और अगर बैंक की वजह से, बैंक की लापरवाही की वजह से अगर उस सामान में कोई नुकसान होता है तो बैंक ही उसका जिम्मेदार होगा और बैंक को ही वो पैसा पे करना होगा, तो बैंक ही लाइबल होगा, ठीक है। तो सेफ कस्टडी के लिए अगर कस्टमर बैंक को कुछ जमा करवाता है तो यहाँ पे उनकी रिलेशनशिप होगी बेली और बेलर की। तो यहाँ पे कस्टमर जो है वो बेलर होगा और जो सामान जमा करवाएगा, और जो बैंक वो बेली होगा जो सामान अपने पास रखेगा। तो इस सर्विस के लिए बैंक ऑब्वियसली बात है कि बैंक इसे फीस चार्ज करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप, बैंक एज एजेंट एंड कस्टमर एज ए प्रिंसिपल। अब एजेंट और प्रिंसिपल क्या होता है ना, बैंक बहुत सारे काम जो हैं वो कस्टमर के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे करता है। जैसे बैंक इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट कर सकता है, टेलीफोन बिल भरता है, तो ये कस्टमर के बिहाफ पे हम कर रहे हैं। तो यहां पर बैंक एक तरह से एजेंट सर्विस दे रहा है कस्टमर को। तो बैंक है वो कस्टमर का एजेंट बनकर काम कर रहा है, और कस्टमर को यहां पर बोला जाएगा प्रिंसिपल।
ठीक है। अब आपसे इतना ही क्वेश्चन आ सकता है कि बैंक कस्टमर के बिहाफ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट कर रहा है, तो यहां पर बैंक और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, तब हमको बोलना होगा कि एजेंट और प्रिंसिपल का रिश्ता होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 182 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एन एजेंट इज ए पर्सन हु इज डेलीगेटेड अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। तो एजेंट उसको बोलेगा जब वो दूसरे पर्सन के बिहाफ पे काम करेगा, और उस दूसरे पर्सन को बोलेगा प्रिंसिपल। जो काम करवा रहा है वो प्रिंसिपल और जो कर रहा है वो एजेंट। और यहां पे दूसरा पर्सन कौन है, बैंक ही है, और सॉरी दूसरा कस्टमर है, और जो पहला कस्टमर व्यक्ति है वो बैंक है। द बैंक एक्ट एज ए एजेंट फॉर इट्स कस्टमर व्हेन इट परफॉर्म सर्विस लाइक। तो बैंक कौन कौन सी सर्विस देता है जब वो एजेंट के रूप में काम करता है। कलेक्टिंग चेक्स एंड बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अब जो कस्टमर है उसने अगर बिल दे दिया डिस्काउंट करने के लिए, तो अब जब बिल डिस्काउंट के लिए दिया तो वो दूसरे व्यक्ति से जाके कलेक्ट करेगा। हमने ऊपर अभी बात करी बिल डिस्काउंटिंग की, तो वो जो सर्विस है वो एक तरह से बैंक जो है एजेंट का काम करता है। और अगर बैंक चेक कलेक्ट करता है तो वो भी एजेंट का ही काम है। मेकिंग रेगुलर पेमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, टेलीफोन बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर थ्रू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। और बैंक जो कस्टमर के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पर वेरियस यूटिलिटीज बिल्स की पेमेंट्स करता है, तो वहां पर भी बैंक जो है एजेंट्स का काम कर रहा है। बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। और बैंक जो डीमेट अकाउंट के अंदर ये कस्टमर के लिए सिक्योरिटीज को बाय और सेल करता है, तो वो वहां पर भी बैंक जो है एजेंट और प्रिंसिपल की रिश्ता निभा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हम यही देख रहे हैं कि वेरियस सर्विस के अंदर बैंक और कस्टमर के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप रहती हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है लेसर और लेसी। बैंक एज ए लेसर और कस्टमर एज ए लेसी। व्हेन बैंक प्रोवाइड्स ए सेफ डिपॉजिट लॉकर टू ए कस्टमर, द रिलेशनशिप बिटवीन द लेसर एंड लेसी। तो बैंक जो है वो लॉकर की सुविधा जो देता है, जहां पर कस्टमर आके अपना कोई भी वैल्यूएबल सामान रखता है, तो वहां उस सुविधा के लिए बैंक जो लॉकर सुविधा देता है, तो वहां पर बैंक जो है वो लेसर का काम करता है, लेसर बोलते हैं, और कस्टमर को लेसी बोला जाता है। द बैंक इज द लेसर द वन हु गिव द प्रॉपर्टी ऑन लीज लाइक ए लैंडलॉर्ड। तो बैंक यहाँ पर लेसर होता है क्योंकि बैंक अपनी प्रॉपर्टी को लीज पे देता है कस्टमर को। द कस्टमर इज ए लेसी द वन हु टेक्स द प्रॉपर्टी ऑन लीज। और जो लेसी है वो प्रॉपर्टी जो लीज पर लेता है, तो कस्टमर लेसी हुआ और बैंक हुआ लेसर। एज पर आरबीआई रिसेंट आरबीआई गाइडलाइंस, द बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द लोकर सिस्टम एंड प्रीमाइसेस। if the contents of lockers are lost due to incident like fire, theft or fraud by the bank employees, the bank liability shall be for an amount equivalent to 100 times of prevailing annual rent of the locker. The bank is not liable for losses arising from natural calamities or act of gods. ये क्या कहना चाह रहा है कि अभी लेटेस्ट जो आरबीआई गाइडलाइन आई है उसके अनुसार अगर बैंक के स्टाफ से कोई लापरवाही होती है, ठीक है, कोई नेग्लिजेंस, या बैंक का स्टाफ ही कोई फ्रॉड कर देता है, तो उस कंडीशन में बैंक की जिम्मेदारी होगी कि बैंक को अपने लॉकर के रेंट का 100 टाइम्स कस्टमर को रिटर्न करना होगा उसके कंपनसेशन के रूप में। जैसे मान लो लॉकर का रेंट जो है 100 रुपीज एनुअल है, तो उसका 100 टाइम्स जो हुआ तो वो हुआ 1,70,000 रुपया बैंक को पे करना होगा। अब भले ही आपका जो वैल्यूएबल है वो कितनी भी अमाउंट का हो, उससे कोई बैंक को मतलब नहीं है, तो बैंक आपको 100 टाइम्स अपने रेंट का पे करेगा। और अगर वो लॉकर डैमेज हो जाता है नेचुरल कैलामिटीज की वजह, मतलब कि बाढ़ आ गई, कोई बड़ा तूफान आ गया, उसकी वजह से कुछ दिक्कत आ जाती है, एक्ट ऑफ गॉड्स कोई हो गया, सुनामी आ गई, तो तब बैंक की कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, अब लेसी लेसर की जो रिलेशन है वो लॉकर के केस में बनता है, क्योंकि बैंक अपनी जगह को लीज पे देता है, और जो लीज पे दे रहा है वो लेसर होता है, तो बैंक यहाँ पे लेसर हो, और जो ले रहा है वो लेसी होता है। बस अपनों को इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर और आइडेंटिफाइड। अब ये क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है ना, आपने किसी कस्टमर को एफडी दी, ठीक है, एफडी जब बना के देते हैं हम, एफडी की क्या देते हैं साथ में, रिसीट। अब आपने रिसीट दी, अब कस्टमर आया और कहता है कि यार ये रिसीट जो है ना मेरे से खो गई है, ठीक है। अब क्योंकि जो एफडी है वही उसका मतलब है ना कि यही बताएगी कि एफडी है उसकी ओरिजिनल,
वो हमारे पास एफडी होल्ड करता है। लेकिन जब उसने एफडी रिसीट खो दी, तब इस केस में क्या होगा कि वो आके बैंक से नई एफडी या डुप्लीकेट एफडी की रिसीट डिमांड करता है। तब बैंक क्या कहता है कि भाई ऐसा ना हो ना कि आपको अगर पुरानी एफडी मिल जाए तब आप जाके उसका पैसा भी क्लेम कर लोगे, और फिर जो नई एफडी मैं आपको बना दूंगा अब उसका भी पैसा डिमांड कर लो, मतलब आप दो एफडी डिमांड कर सकते हो। लेकिन आज के टाइम तो वैसे भी डिजिटल हो गया तो इतना इसका जो है नहीं, लेकिन पहले के टाइम इसकी बहुत डिमांड होती है। या पहले क्या होता है एफडी केस में या डिमांड ड्राफ्ट के केस में जो डीडी हम बना के देते थे तो वो भी कई बार कस्टमर खो देता था और फिर डुप्लीकेट कॉपी की डिमांड करता था। तब इस केस में क्या करता था बैंक, बैंक उसे एक आइडेंटिटी बॉन्ड को साइन करवाता था। आइडेंटिटी बॉन्ड क्या होता है कि एक तरीके से कस्टमर जो है वो गारंटी कर रहा है बैंक को कि अगर फ्यूचर में चलकर बैंक को लॉस होता है, फ्यूचर में चलकर बैंक को लॉस होता है किसी ये दो डुप्लीकेट कॉपी बनाने की वजह से, तब उसका जो लॉस है वो कस्टमर बियर करेगा। बस यहां पे जो बैंक का रिश्ता होगा वो आइडेंटिफायर और आइडेंटिफाइड का होगा। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटी इज वन हु वेयर वन पार्टी प्रोमिस टू सेव द अदर पार्टीज एनी लॉसेज। तो एक पार्टी प्रॉमिस कर रही है कि वो दूसरी पार्टी का जो लॉस है वो नहीं होने देगी। इन बैंकिंग द रिलेशनशिप बिटवीन अकर इन ट्रांजेक्शंस लाइक issue of duplicate demand draft or duplicate fixed deposit receipt. In these cases, the indemnifier gives the indemnity bond, promising to compensate the bank, the indemnified, for any loss that might be arises if the original instrument is misused. तो जो कस्टमर है वो बैंक को ये प्रॉमिस करता है कि अगर आपने कोई डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मुझे बना के दिया लाइक डिमांड ड्राफ्ट या फिक्स डिपॉजिट रिसीट, तब उसका मिसयूज नहीं होगा। और अगर फ्यूचर में चलकर उसका मिसयूज होता है, मतलब कोई दो जगह उसका पैसा क्लेम किया जाता है, तब उस केस में अगर बैंक को कोई लॉस होता है तो वो कस्टमर के द्वारा बियर किया जाएगा। ठीक है, अब मेन बात यह है कि इस पूरी ट्रांजैक्शन में कस्टमर जो होगा उसको बोला जाएगा आइडेंटिफायर और जो बैंक होगा उसको बोला गया आइडेंटिफाइड। तो जो आइडेंटिटी बॉन्ड लिख के दे रहा है वो आइडेंटिफायर होता है और जो रिसीट कर रहा है उसको आइडेंटिफाइड होता है। ठीक है, अपनों को यही बात अभी ध्यान में रखनी है। देखो अब ये जो मैंने समरी में आपको बता दिया कि किस ट्रांजैक्शन के अंदर किस सर्विस के लिए क्या रिश्ता होता है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जो है जरूर ले लो। ठीक है, और ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके एक से दो क्वेश्चन तो पक्का है आने ही आने। तो आपका प्लीज इसका कि आप स्क्रीनशॉट जरूर अपने पास मोबाइल में रखो। ठीक है, तो डिपॉजिट इन द बैंक, अगर बैंक में डिपॉजिट करते तो बैंक होगा डेटर और कस्टमर होगा क्रेडिटर, और लोन अगर देते तो बैंक लेनदार होगा और कस्टमर जो होगा देनदार होगा, क्रेडिटर और डेटर। फिर सेफ कस्टडी आर्टिकल्स के अंदर बेली होगा बैंक और बेलर होगा कस्टमर। लोकर के केस में बैंक होगा लेजर और कस्टमर होगा लेजी। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, यहाँ बेलर बोला जाता है कस्टमर को और यहाँ लेजर बोला जाता है बैंक को। तो क्योंकि कस्टमर बैंक जो है बैंक लीज पे दे रहा है अपनी प्रॉपर्टी, तो बैंक देने वाला है तो यहाँ पे लेजर है, और यहाँ सेफ कस्टडी कौन सामान कौन दे रहा है कस्टमर, तो देने वाला जो होता है वो बेलर। तो ये ओआर जो ओआर से याद रखो, जो ओआर वाला होगा लास्ट में ये देने वाला ही व्यक्ति होगा हमेशा। ठीक है, तो लोकर होगा लेसर और लेसी और सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स होगा बेली और बेलर। फिर है कलेक्शन ऑफ चेक्स। तो कलेक्शन ऑफ चेक हमने ऊपर ही पढ़ा था कि एजेंट और प्रिंसिपल का काम करेंगे। परचेज ऑफ ड्राफ्ट या डीडी कोई अगर बैंक दे रहा है तो बैंक होगा देनदार और कस्टमर होगा लेनदार। ठीक है, डेटर और क्रेडिटर। पेई और ड्राफ्ट की बात करते हैं तो बैंक उसमें ट्रस्टी होता है और कस्टमर जो है बेनिफिशियरी होता है। देखो ये इसका क्या मतलब है, परचेज ऑफ ड्राफ्ट और पेड ड्राफ्ट में फर्क क्या है। परचेज ऑफ ड्राफ्ट की बात करें तो मानो कस्टमर आया बैंक के अंदर और बोला कि मुझे एक पेमेंट करनी है, मान लो ऑटोमोबाइल्स कंपनी को, ठीक है, तो उसके लिए मुझे डीडी बना दो। तो जब ये कस्टमर बैंक में आके डीडी को परचेज कर रहा है तो इस केस में क्या होगा, जो बैंक है वो डेटर होगा, क्योंकि बैंक हो जाए देनदार, क्योंकि कस्टमर ने ना पैसा दे दिया है बैंक को डीडी बनाने के लिए, तो बैंक यहाँ पे देनदार होगा और कस्टमर होगा लेनदार। ठीक है, तो यहाँ तो ये चीज समझ आ गई। अब मानो कि ये ऑटोमोबाइल्स वाला, ऑटोमोबाइल कंपनी का मालिक ये जाता है बैंक के पास और अपना जो डीडी है उसको इनकैश करवाता है, और जितने समय तक बैंक ने पैसा रखा अपने पास, क्योंकि वो तो डीडी बनवा के चला गया, और जब तक बैंक ने पैसा रखा तब उस समय तक बैंक होगा बेनिफिशियरी और जो ऑटोमोबाइल बैंक होगा ट्रस्टी और जो ऑटोमोबाइल्स कंपनी वाला होगा वो होगा बेनिफिशियरी। तो ये फर्क है, क्योंकि बैंक ने वो डीडी के पैसे यूज तो कर नहीं सकता, तो बैंक उस पैसे को कहां रखेगा, ट्रस्ट के अंदर। और जब वो पैसा बैंक से डिमांड करेगा
तब उस कंडीशन में बैंक एज ए ट्रस्टी काम करेगा और जो कस्टमर है वो बेनिफिशियरी होगा, और पेई उसको बोला जाता है जिसके फेवर में डीडी को लिखा जाता है, ठीक है, जो कि बेनिफिशियरी होता है। तो ये फर्क है परचेज और ड्राफ्ट और पे इन ड्राफ्ट में। और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के केस में, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जैसे कोई कस्टमर किसी भी तरह का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक को दे सकता है, जैसे कि आप कोई मंथली सब्सक्रिप्शन है, आप उसको पे करते रहो मेरे अकाउंट से, या यूटिलिटीज बिल, गैस पेमेंट, वाटर का पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट, तो ये इस तरह के जो भी पेमेंट्स बैंक कस्टमर के बिहाफ में करता है, तो उसमें बैंक एजेंट होता है और कस्टमर प्रिंसिपल होता है। और शेयर्स गिवन फॉर सेल, और अगर बैंक कस्टमर के लिए शेयर्स को सेल करता है या परचेज करता है, तो उसमें भी बैंक एजेंट है और कस्टमर प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये जरूर इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन तो आप मान के चलो कि आएगा ही आएगा, तो आप इसको जरूर अच्छे से याद करना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंट डिपॉजिट प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। तो बैंक है ना, वो बहुत सारे डिपॉजिट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कस्टमर को डिलीवर करता है, तो वो देख लेते हैं क्या कौन कौन से हैं और उनका क्या किस किस तरह से यूज किया जाता है। जैसे डिपॉजिट प्रोडक्ट्स हैं, तो पहला तो है डिमांड डिपॉजिट, दूसरा है टाइम डिपॉजिट। अब डिपॉजिट्स दो तरीके के होते हैं, डिमांड और टाइम। डिमांड डिपॉजिट वो जिसमें कस्टमर कभी भी आके अपने पैसे की डिमांड कर सकता है, मतलब उसको प्रायर कोई इंटीमेशन नहीं देना होता, पहले से बैंक को बताना नहीं होता कि मुझे ये पैसा इतनी तारीख को इतना चाहिए। तो वो जो डिपॉजिट होते हैं वो होता है डिमांड डिपॉजिट। और एक होता है टाइम डिपॉजिट, या इसको टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं, ठीक है। ये डिपॉजिट होते हैं जब इसका पैसा अगर कस्टमर को चाहिए तो बैंक को पहले से बताना होता है, मतलब बताना होता है, या फिर उसकी मेच्योरिटी जो है वो फिक्स होती है। अब डिमांड डिपॉजिट कौन कौन से होते हैं, जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। और टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट कौन से होते हैं, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट, तो जिसको हम कासा और राफा भी पढ़ते हैं। अब डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, पेबल ऑन डिमांड, तो ये बैंक को पे करना होगा कस्टमर के डिमांड करते ही। और टाइम डिपॉजिट रीपेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड पीरियड। और जो टाइम डिपॉजिट है, जैसे रिकरिंग अकाउंट या फिक्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, एफडी जिसको बोलते हैं, तो वो जो है वो पे करने होते हैं फिक्स्ड पीरियड के बाद। डिमांड डिपॉजिट अर्न लो और नो इंटरेस्ट। तो डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं वो कम ब्याज कमाते हैं, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट पे, और नो इंटरेस्ट मतलब कि करंट अकाउंट पे कोई भी ब्याज नहीं कमाते। और टाइम डिपॉजिट जो है वो हाई इंटरेस्ट कमाते हैं, और वो डिपेंड करता है उसके पीरियड के ऊपर कि उतना कितना ज्यादा समय के लिए होगा, तो उसका जो ब्याज है वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो टाइम डिपॉजिट का जो ब्याज है वो उसके पीरियड पे डिपेंड करता है, और जो डिमांड डिपॉजिट है उसका जो ब्याज है वो बहुत कम होता है कंपेरेटिव टू टाइम डिपॉजिट, और या तो नहीं होता है क्योंकि करंट अकाउंट में कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता। फिर डिमांड डिपॉजिट होता है इंक्लूड करंट अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट्स। और टाइम डिपॉजिट में कैन बी ए पीरियड फॉर 7 days to 10 years। तो जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं वो सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट हो सकते हैं, और टाइम डिपॉजिट जो है वो रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट हो सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट। और दूसरा, इसका जो मिनिमम टाइम है वो 7 दिन से लेकर 10 साल के लिए खुलवाए जा सकते हैं, 7 days to 10 years। तो एफडी और आरडी 7 दिन से 10 साल के लिए, और जो टाइम डिमांड डिपॉजिट है उसका तो कोई टाइम है ही नहीं, वो तो जब कस्टमर चाहे तो बंद करवा के जा सकता है। तो ये डिफरेंस हो गया। अब है डिमांड डिपॉजिट्स। अब डिमांड डिपॉजिट जो हमने बात कर ही ली, वैसे तो करंट डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट होते हैं। दीज आर द बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, द फंड्स फ्लक्चुएट वाइडली एंड नो इंटरेस्ट इज पेड। तो जो करंट अकाउंट के अंदर, करंट डिपॉजिट के अंदर जो फंड्स हैं वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है कंपेरेटिव टू सेविंग बैंक अकाउंट्स उसमें बहुत ज्यादा होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन ज्यादा होती हैं, और बैंक जो है इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करता। सेविंग डिपॉजिट जो है वो इंकरेज करता है हैबिट को सेविंग बढ़ाने के लिए पब्लिक के अंदर, कि लोग ज्यादा सेविंग करें और इंटरेस्ट कमा पाए। और टाइम डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट्स। ए लमसम इज इन्वेस्टेड फॉर द फिक्स्ड पीरियड विद प्रेडिक्टेबल इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है कि एक फिक्स्ड अमाउंट, लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करी जाती है एक फिक्स पीरियड के लिए, जिससे कि उसको वो पीरियड को समाप्त होने के बाद उसको पैसा रिटर्न कर दिया जाता है। नेक्स्ट है री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स। द इंटरेस्ट इज नॉट पेड आउट
periodically but in reinvested and paid along with the principal at maturity। तो ये कुछ नहीं है, ये एक तरह से एफडी का ही पार्ट है। बस एफडी और इसमें फर्क इतना है कि एफडी जो है उसमें जैसे आपको मान लो आपने 2 साल की एफडी कराई, ठीक है, 2 साल में आपको कुछ एक्स इंटरेस्ट मिला, तो अब इसमें यूजुअली क्या होता है, कस्टमर इंटरेस्ट जो अपने पास रख लेता है और अगर दोबारा एफडी कराना चाहे तो वो करवा सकता है। लेकिन री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट में क्या होता है कि 2 साल की एफडी के अंदर आपका जैसे 2 साल की एफडी मैच्योर हुई ना, और आपको मान लो एक्स उसमें 1,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला, तब आपकी एफडी की अमाउंट प्लस 1,000 दोबारा से री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। और इससे फिर क्या आपको फिर दो साल के लिए एफडी, जितने भी टाइम के लिए आपने एफडी कराएगी, तो कहने का मतलब है कि इसमें आपको कंपाउंडिंग होता रहेगा, आपका जो इंटरेस्ट है वो जुड़ता रहेगा प्रिंसिपल में और दोबारा से रीइन्वेस्ट होता रहेगा। ये भी एफडी है एक तरह से, बस इसका टर्म अलग है, रीइन्वेस्टमेंट डिपॉजिट बोलते हैं इसको। फिर है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट ये होता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट जो है आप मंथली बेस पे एक अकाउंट में जमा कराते रहते हैं और उसका टेन्योर जो फिक्स रहता है। मानो आपने 5 साल के लिए रिकरिंग डिपॉजिट खोलाया और 5,000 रुपए मंथली डिपॉजिट के साथ, तब आप 1 साल में 60,000 रुपए जमा करा दोगे और 5 साल में 3 लाख रुपया उसमें जमा करा दोगे। तो ये हमारा जो सर्विस है ये रिकरिंग डिपॉजिट है। और फिक्स डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट है, क्योंकि वो कंपेरेटिवली ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें आप लमसम अमाउंट एक ही साथ जमा करा देते हो और आपका फर्स्ट मंथ से ही फिक्स्ड लमसम अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलना लग जाता है। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट में क्योंकि आपने 5,000 रुपए की एफडी खुलवाई थी, तो पहले महीने आपको 5,000 रुपए ब्याज मिलेगा, दूसरे महीने आपको 5 और जोड़ देंगे तो 10वां मिलेगा, तीसरे महीने 15वां मिलेगा। तो इस प्रकार से रिकरिंग डिपॉजिट में इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट है डिपॉजिट प्रोडक्ट फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियन। अब जो एनआरआईज हैं, जो विदेश में रहते हैं, उनके लिए भी डिपॉजिट प्रोडक्ट्स हैं जो बैंक ऑफर करता है। तो सबसे पहले है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपीज अकाउंट, एनआरओ अकाउंट। देन है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, एनआरई अकाउंट। और नेक्स्ट है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट, एफसीएनआरबी अकाउंट। ठीक है, बस आप अभी तक इनके नाम ही देख लो, क्योंकि आगे चल के इनके पूरे चैप्टर में हम अच्छे से बात करेंगे। जब एनआरई एनआरओ का अकाउंट आएगा तब तो उसमें डीप में बात करेंगे। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि बैंक जो है वो वेरियस डिपॉजिट प्रोडक्ट जो है कस्टमर को कस्टमर के हिसाब से डिलीवर करता है। कस्टमर जिस प्रकार का कस्टमर उसको उस प्रकार का जो प्रोडक्ट है डिलीवर किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसको सेविंग बैंक अकाउंट दिया जाता है, और अगर कोई इंटरप्राइजेज है या एंटिटी है तो उसको हम करंट अकाउंट ऑफर करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से हम डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट देते हैं। डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट में देख ही लिया। और अगर कोई एनआरई कस्टमर है तो उसके लिए एनआरओ अकाउंट, एनआरई अकाउंट और एफसीएनआरबी अकाउंट हम ऑफर करते हैं। अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है सर्विस टू कस्टमर एंड इन्वेस्टर्स। और बैंक कुछ सर्विस देते हैं, वो जो मॉडर्न बैंक आजकल सर्विस दे रहे हैं वो क्या क्या सर्विसेज हैं। जैसे है सबसे पहला मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकर्स आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हु हेल्प्स कंपनीज रेज कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर्स। दे असिस्ट इन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फॉलो पब्लिक ऑफरिंग और प्राइवेट प्लेसमेंट। अब मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है ना, बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विस देता है कस्टमर को। तो ये सर्विस क्या है ना कि मानो कोई कंपनी है जो मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट होना चाहती है। ठीक है, स्टॉक मार्केट लिस्ट होना चाहती है, मतलब वो कंपनी जो है अभी पब्लिक को अपने कंपनी की इक्विटी बेचकर पैसा रेज करना चाहती है मार्केट से। तब ये बैंक जो है, ये बैंक उनको सर्विस देते हैं, क्योंकि अब वेरियस इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब वो पैसा किसी बैंक में तो जमा होगा ना एक टाइम, तब वहां पर ये बैंक अपनी सर्विस देंगे। फिर आईपीओ हो गया। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार मार्केट के अंदर अगर पैसा रेज करना चाहती है तो उसको आईपीओ बोलते हैं। और फॉलो पब्लिक ऑफरिंग मतलब अगर आईपीओ के बाद अगर किसी और दूसरी बार या तीसरी बार जब भी मार्केट के अंदर पैसा लेना चाहती है तो उसको एफपीओ बोलते हैं। बस इतना ही फर्क है। और कंपनी को आईपीओ और एफपीओ के लिए सर्विस जो देता है वो बैंक प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट सर्विस जो देता है लीज फाइनेंसिंग। दिस इन्वॉल्व्स एन इंस्टीट्यूशन, ए लेसर which can be a bank, leasing out a capital assets that is owned to another company leasee in exchange for monthly rent payments। तो इसमें बैंक क्या करता है ना, बैंक कोई कैपिटल एसेट्स जैसे कोई बड़ी मशीनरी जो कि कोई छोटी कंपनी खरीद नहीं सकती लेकिन वो मशीन को यूज करना चाहती है, तो बैंक उस मशीन को खरीद लेगा और उसके बाद उस कंपनी को लीज पर दे देता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में बैंक लेसर का काम करता है और जो कंपनी उसको लीज पर ले रही है उसको लेसी कहा जाता है। लेकिन इंडिया में क्या है ना, इंडिया में आरबीआई ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं कि बैंक जो है वो लीज फाइनेंसिंग को मेन अपना बिजनेस नहीं बना सकता। तब इसके लिए बैंक्स को अपनी एक सब्सिडरी के रूप में काम करवाना पड़ता है, मतलब सब्सिडरी बनानी पड़ती है
जैसे कि आपने नाम सुना होगा एसबीआई कैपिटल। तो एसबीआई कैपिटल क्या करता है, इस प्रकार से लीज फाइनेंसिंग करता है, और ये बहुत मेजर प्रोजेक्ट लेते हैं। जैसे कोई एयरक्राफ्ट ले लिया, ठीक है, अब एयरक्राफ्ट लेके खरीद लिया और उसको फिर लीज पर दे दिया किसी कंपनी को, लाइक इंडिगो को दे दिया, ठीक है, सिविल एविएशन कंपनी को दे दिया, तो उससे क्या है, बैंक जो है वो मंथली लीज कमाती रहेगी, मतलब एक तरह से रेंट लेती रहेगी। नेक्स्ट जो बैंक सर्विस देता है वो प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी उसको बोलते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, प्रीपेड कार्ड, मतलब जहां पर कैश की जगह हम कार्ड का यूज करते हैं तो उस मनी को प्लास्टिक मनी बोला जाता है। प्लास्टिक मनी बहुत तरीके की होती है, जैसे चार्ज कार्ड, द कार्ड होल्डर मस्ट पे द बैलेंस इन फुल एवरी मंथ। तो देखो, एक होता है क्रेडिट कार्ड, एक होता है चार्ज कार्ड। क्रेडिट कार्ड तो ये होता है जिसमें आपको एक फिक्स लिमिट आपकी होती है और उस लिमिट को आप यूज कर सकते हो एज ए क्रेडिट, और जब आपका ड्यू डेट होगी तब आप उसको पे करोगे। लेकिन इसमें आपको एक ये ऑप्शन भी रहता है कि आप या चाहो तो फुली पे कर दो, नहीं तो आप कुछ फिक्स अमाउंट मिनिमम पे करने के बाद, मिनिमम अमाउंट पे करने के बाद बाकी का जो है आप एज ए इंटरेस्ट पे कर सकते हो और आप उसको कैरी, आपकी लिमिट को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। लेकिन चार्ज कार्ड में ये कंडीशन नहीं होती। चार्ज कार्ड के अंदर आपको जो आपका पूरा बैलेंस है वो एक साथ पे करना होता है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड अलाउ द कार्ड होल्डर टू यूज सैंक्शन क्रेडिट लिमिट एंड प्रोवाइड द ऑप्शन टू पे इन बैलेंस इन इंस्टॉलमेंट। तो क्रेडिट कार्ड में इंस्टॉलमेंट में पे करने का ऑप्शन होता है, लेकिन चार्ज कार्ड में ऑप्शन नहीं होता। और चार्ज कार्ड की कोई लिमिट नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती, और ये ज्यादातर क्या है, एचएनआई को दिया जाता है, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल को। फिर डेबिट कार्ड कि आप अपने अकाउंट से ही डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो कार्ड के जरिए, बस आपके बैंक के अंदर बैलेंस होना चाहिए। फिर एटीएम कार्ड, वही सेम डेबिट कार्ड ही है, बस कोई फर्क नहीं है, इनके नाम अलग अलग है। यूज द ड्रॉइंग कैश फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो एटीएम से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। फिर प्रीपेड कार्ड, प्रीपेड कार्ड के अंदर आप पहले से पैसा लोड करते हो, उसके बाद इसको यूज कर सकते हो। फिर है को ब्रांडेड कार्ड, एक कार्ड इशूड बाय रिटेलर इन पार्टनरशिप विद बैंक्स। तो को ब्रांडेड कार्ड क्या होता है, जब दो, एक बैंक और एक कोई अन्य कंपनी मिलकर एक कार्ड इशू करते हैं तब इसको हम को ब्रांडेड कार्ड बोलते हैं, क्योंकि उस कार्ड पे दोनों की ब्रांडिंग हो रही है और इससे दोनों को ही फायदा है। जैसे बैंक को एक नया कस्टमर सेगमेंट मिल जाएगा, बैंक उसको टारगेट कर पाएगा, और कस्टमर को यह फायदा है कि दूसरी कंपनी को यह फायदा है कि वह अपने कस्टमर को और इजीली रीच कर पाएगी और उसको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दे पाएगी, ठीक है। तो ये होती है प्लास्टिक मनी। ये आपको शॉर्ट में इसलिए बताया क्योंकि रिटेल बैंकिंग अंदर ना हम पूरा इसका चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये अभी तक सिर्फ हम सर्विस देख रहे हैं कि बैंक क्या क्या सर्विस दे रहा है, डीप में आगे हमको जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट सर्विस जो बैंक देता है, इलेक्ट्रिक कार्ड एंड पेमेंट सर्विस। विद द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी in financial service and wide use of smartphones, electric payments methods have become common. Customers can now use tools like mobile wallets on their phones to make payments. Different types of card are also available in electric forms. तो आज के समय में क्या, जो पूरा फाइनेंशियल सर्विस जो है हमारी डिजिटल हो चुकी है, तो अब कस्टमर के पास बहुत ऑप्शन है कि वो अपने मोबाइल से ही बहुत सारी पेमेंट्स कर सकते हैं, जैसे मोबाइल वॉलेट का यूज कर सकता है। और अब तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विस जो, जैसे कि हम यूपीआई आईएमपीएस का यूज करते हैं, तो अब इलेक्ट्रॉनिक भी हम सर्विस पेमेंट्स कर सकते हैं। फिर है रेमिटेंस सर्विसेज। रेमिटेंस का मतलब होता है कि मनी को ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह, मनी ट्रांसफर। तो बैंक जो है रेमिटेंस सर्विस प्रोवाइड करता है थ्रू एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई और आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एईपीएस, ठीक है। एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसमें आप बैचेस के अंदर पैसा इसमें ट्रांसफर होता है, हर आधे घंटे का 30 मिनट्स का इसमें बैच होते हैं और टोटल 48 बैचेस में काम ये करता है। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, क्योंकि इसमें क्या रियल टाइम पे सामने वाले बेनिफिशियरी को पैसा क्रेडिट हो जाता है, और इसके अंदर मिनिमम जो है आपको मिनिमम 2 लाख रुपया ट्रांसफर करना होता है। फिर आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसमें पैसा जो है वो इमीडिएटली सामने वाले को क्रेडिट हो जाएगा, और अभी इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 5 लाख रुपए कर दी है डिजिटली। फिर यूपीआई आप सब जानते ही हैं कि यूपीआई से आप पैसा ट्रांसफर इमीडिएटली कर सकते हो, और इसकी वेरियस तरह से लिमिट है। जैसे अगर आप नॉर्मल यूज से करना चाहते हो, पर्सन टू पर्सन चलाना चाहते हो, तो 1 लाख इसकी लिमिट है। और अगर आप इसका यूज आईपीओ लगाने के लिए करना चाहते हो, मार्केट के अंदर कैपिटल मार्केटिंग करना चाहते हो, तो 2 लाख लिमिट है। और अगर एजुकेशनल या हेल्थ केयर सेक्टर में करना चाहते हो तो इसकी लिमिट जो है 5 लाख है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की बात करें तो आधार इनेबल्ड सिस्टम क्या है,
एक तरह से एक पोज मशीन होती है, उसके अंदर आप बायोमेट्रिक लगाकर किसी भी वेंडर के पास या रिटेल शॉप पे जाकर आप अपने बायोमेट्रिक से ही पेमेंट सक्सेसफुल कर सकते हो। तो ये सर्विस जो है बैंक प्रोवाइड करवाता है। फिर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स जो है बैंक द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं, लाइक पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स, नेशनल पेंशन स्कीम्स, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, सुकन्या समृद्धि योजना, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम और अटल पेंशन योजना। तो ये सरकार द्वारा प्रोवाइड कराई गई वेरियस स्कीम्स हैं, इसमें भी ये भी सर्विस जो है बैंक कस्टमर को प्रोवाइड करवाते हैं। फिर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स काफी बैंक सेल करता है, जैसे डीमेट अकाउंट सुविधा देता है। डीमेट अकाउंट क्या होता है? ऐसा अकाउंट जिसमें देखो, जिसमें शेयर्स की ट्रेडिंग करी जाती है, शेयर्स ट्रेडिंग करी जाती है स्टॉक मार्केट के शेयर्स की। अब एक अकाउंट ये होता है जिसमें आप मनी रखते हो, पैसों की लेन देन होती है उसमें, और डीमेट अकाउंट के अंदर आप शेयर्स की ट्रेडिंग करते हो। फिर ट्रेडिंग अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड्स बैंक काफी बेचता है, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज बैंक द्वारा बेची जाती हैं। तो ये जो है सारी थर्ड पार्टी सर्विस बैंक द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है। नेक्स्ट है सेफ कस्टडी एंड ट्रस्टशिप सर्विसेज। बैंक जो है कस्टमर को सेफ कस्टडी और ट्रस्टशिप सर्विस भी देता है, जिसमें पहला पॉइंट है सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स। तो बैंक कस्टमर के कुछ वैल्यूएबल आर्टिकल्स या डॉक्यूमेंट्स अपने पास सेफ कस्टडी में रखता है, जिसमें बैंक कस्टोडियन का काम करता है। कीपिंग वैल्यूएबल आर्टिकल एंड डॉक्यूमेंट्स सेफ फॉर कस्टमर, ठीक है, ये उन्होंने ऊपर भी ये पॉइंट कवर किया था। फिर हायरिंग आउट सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, और बैंक जो है लॉकर सुविधा कस्टमर को प्रोवाइड करता है। एस्क्रो अकाउंट्स, एन अकाउंट वेयर फंड्स आर हेल्ड बाय ए बैंक ऑन बिहाफ ऑफ टू अदर पार्टीज इन ए ट्रांजेक्शन। अब एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? देखो, मान के चलो कि कोई ए है और कोई बी है, ठीक है। अब ए फ्लैट बेच रहा है अपना बी को 50 लाख रुपए में, ठीक है, ए फ्लैट बेच रहा है बी को 50 लाख रुपए में। अब मानो कि बी ए को डायरेक्ट पैसा नहीं देना चाहता, बी तब देगा जब वो सारी एग्रीमेंट की शर्तों से सेटिस्फाई हो पाएगा, मतलब जो एग्रीमेंट उन्होंने किया तो वो उसको वही प्रॉपर्टी सही मिली या उसको कोई भी दिक्कत ना हो फ्यूचर में चल के, तो वो क्या करेगा, इस 50 लाख रुपए को बैंक के पास जमा करा देगा, किसमें? एस्क्रो अकाउंट में, ठीक है। अब जब बी को उसका घर का पोजेशन मिल जाएगा और वो उसको एज पर एग्रीमेंट जो भी शर्तें थी वो सारी फुलफिल की जाती हैं, तब बैंक क्या करेगा, ये 50 लाख को एस्क्रो से निकालकर ए को पे कर देगा। मतलब बैंक ए और बी के बीच में एक तरह से मीडिएटर का काम करेगा और इस 50 लाख रुपए को एक तरह से केयर टेकर का काम करेगा, ठीक है, कि इन दोनों में डील भी होगी और बैंक ने अपने पास जो पैसा है वो टेम्परेरी बेस में अपने पास रख लिया और उस 50 लाख की केयर टेकर करी। तो इस सर्विस को बोलते हैं एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट कुछ नहीं है, एक टेम्परेरी अकाउंट होता है। जब कोई कंडीशन के लिए वो बनाया जाता, मतलब कोई कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती तो वो बेनिफिशियरी को पैसा दे देता है। लेकिन मान के चलो कि बी और ए की जो एग्रीमेंट हुआ था वो एग्रीमेंट फुलफिल नहीं हो पाता, मतलब उसमें जो कंडीशंस थी वो अचीव नहीं कर पाते, तब इस कंडीशन में क्या होगा, एज पर एग्रीमेंट उस 50 लाख रुपए में क्या करना होगा तो वो बैंक डिसाइड करके बैंक उसको देख के फिर उसको उनके हिसाब से उनको रिटर्न कर देगा। तो ये जो सर्विस है ये बैंक प्रोवाइड करता है एस्क्रो अकाउंट की, और इसके बदले बैंक जो है वो फीस चार्ज करता है। नेक्स्ट जो सर्विस है एग्जीक्यूटरशिप, एक्टिंग एज द एग्जीक्यूटर ऑफ द विल मेड बाय द कस्टमर। अब एग्जीक्यूटरशिप क्या होती है, अगर कोई कस्टमर अपने जीते जी कोई विल लिख दे, विल मतलब वसीयत, ठीक है। अब वसीयत के अंदर अगर कुछ वो लिख के जा रहा है कि मेरे जाने के बाद मेरी प्रॉपर्टी के साथ या मेरे बैंक बैलेंस के साथ किस प्रकार से आपको उसका बंटवारा करना है, मेरे आगे नॉमिनीज को कैसे देना है, तो वो जो सुविधा है, जैसे मान लो कि उसके 3 बच्चे थे, अब उसके पास 90 लाख रुपया था, अब वो कह के जाएगी तीनों बच्चों को 30-30 लाख रुपया दे देना, तब यहां पर उसने वसीयत लिखी तो बैंक उस वसीयत को पढ़ेगा और उसके अनुसार उनके तीनों बच्चों को 30-30 लाख रुपए दे देगा। और यहां पर जो बैंक सर्विस दे रहा है वो है एग्जीक्यूटर की सर्विस, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर जो है वो खत्म होता है। अब देखो ये जो लास्ट में मैंने फटाफट इसको इसलिए पढ़ दिया क्योंकि ये जो आगे ये सारे टॉपिक्स हम आगे चल के कवर करने वाले हैं, ठीक है। ये रेमिटेंस सर्विस, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये आपको एक बार शॉर्ट एंड स्वीट मैंने बता दिया है हर चीज के बारे में कि क्या कुछ होता है, और पूरा डीप में हम इसके टॉपिक कवर करेंगे, आप उसकी टेंशन मत लेना, आपको एक एक टॉपिक जो है इसमें कवर करवाया जाएगा।
अब इस चैप्टर खत्म होने के बाद आपको ये क्विक रिवीजन दिया जाएगा पूरे चैप्टर का। इस क्विक रिवीजन में क्या है, आपको क्या काम करना है, ये वीडियो देखने के बाद एक बार इसको गो थ्रू जरूर करना है क्विक रिवीजन को। ये कुछ नहीं है, ये मैंने समरी बेस में पूरा चैप्टर दिया आपको, और आप इसको पढ़ लोगे ना तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि ये चैप्टर आपका एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे आप इस पे, और एग्जाम के टाइम आप सिर्फ एक बार रिवीजन यहां से करके जा सकते हो, ठीक है। और इसके बाद इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है, ये एमसीक्यू मैंने एकदम एग्जाम पैटर्न पे बनाया, एग्जाम पैटर्न पे है। एक दो एग्जांपल इसके हम देख लेते हैं, जैसे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। व्हेन ए कस्टमर opens a saving bank account and deposit money into it, what is the primary legal relationship established between the bank and the customer? देखो आपको बताया था ना कि इस प्रकार से रिलेशनशिप के क्वेश्चन आते हैं कि कस्टमर और बैंक के बीच में किस प्रकार का रिलेशनशिप होगा, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन आया था। अब इसमें कस्टमर ने बैंक में सेविंग खाता खुलाया और उसने पैसा जमा कराया, तो इसमें कस्टमर क्या होगा, कस्टमर हमारा क्रेडिटर होगा। तो बैंक इज ए क्रेडिटर गलत है, बैंक इज ए डेटर एंड कस्टमर इज ए क्रेडिटर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। और नेक्स्ट है बैंक इज एजेंट, तो ये हमारा गलत है, और बैंक इज ए ट्रस्टी भी गलत है, तो हमारा बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं जिस प्रकार से आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। व्हेन ए कस्टमर हैंड्स ओवर ए सील्ड बॉक्स ऑफ वैल्यूएबल्स टू द बैंक फॉर सेफ कीपिंग इट्स वॉलेट, द बैंक एक्ट एज डैश एंड द कस्टमर एक्ट एज डैश। अब कस्टमर ने बैंक को एक सील्ड बॉक्स दिया सेफ कस्टडी के लिए, तो यहां पर बैंक और कस्टमर का रिश्ता क्या हुआ, लेजी लेजर, तो ये तो हमको पता है कि लॉकर के केस में होता है, ठीक है, तो ये गलत है। एजेंट प्रिंसिपल नहीं होगा, ट्रस्टी बेनिफिशियरी नहीं होगा, बेलर और बेली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर जो है वो बेलर हो जाएगा और जो बैंक है वो बेली हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, जैसे ये क्वेश्चन देखो, फिलिंग द, ये मैच द फॉलोइंग, तो फॉर्म द टेबल अबव विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, तो इसमें कौन सा करेक्ट मैच है। जो ए का 1 का ए के साथ मैच है, ग्रांटिंग ए लोन एजेंट्स, तो इसमें बैंक क्या सर्विस दे रहा है और बैंक का रोल क्या होगा, तो लोन ग्रांट करना एजेंट नहीं होता, तो ए पहला तो हमारा गलत है। सेकंड है 2 और डी, कलेक्टिंग ए चेक, और डी का मतलब आइडेंटिफाइड, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 3rd और डी, इशूइंग ए डुप्लीकेट डीडी, और डी है आइडेंटिफाइड, हाँ तो ये हमारा करेक्ट मैच हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था ऊपर कि जब डुप्लीकेट डीडी कस्टमर डिमांड करता है तो बैंक जो है वहां पर आइडेंटिफाइड होता है, और जो कस्टमर है वो आइडेंटिफायर हो जाता है, जो आइडेंटिटी बॉन्ड को साइन कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो है सभी चैप्टर रहने वाले हैं। आपको सबसे पहले चैप्टर पूरा पढ़ाया जाएगा वीडियो में, फिर उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराई जाएगी, फिर क्विक रिवीजन आपको मिल जाएगा, फिर एमसीक्यू भी आपको मिल जाएंगे। और ये एमसीक्यू के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्विज मिल जाएगा, अगर आप इस क्विज से अटेम्प्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, और उससे आप अपनी प्रिपरेशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आपको नंबर जितने मिलेंगे 10 क्वेश्चन रहेंगे उसके अंदर, तो उससे आप ये देख सकते हैं कि चैप्टर आपको कितना समझ आया, और जिसमें आपको कुछ डाउट हो तो आप इसको वापस से वीडियो देख के रिवाइज कर सकते हो। और इसके बाद आपको आंसर की और एक्सप्लेनेशन पूरे 10 क्वेश्चन की मिल जाएगी।